जैसे रेखाचित्र, जैसे किसी फिल्म में संवाद। कैसे हो देश तुम देश हो कैसे। मेरा दिल तड़पता है तुम्हारे लिए, तुम्हारा नहीं, मेरा जीवन छीज रहा है तुम्हें याद करते हुए, और तुम्हारा खोई रहती हूँ सपनों में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के समाज की, वो हिंदी समाज जो बंगाल में रहता है। हिंदी समाज पर बात करते हैं तो एक पहला नाम हमारे सामने आता है डॉक्टर कृपाशंकर चौबे का। कृपाशंकर चौबे आखिर में हिंदी के आदमी हैं या बांग्ला के आदमी हैं? तो हम आज डॉक्टर कृपाशंकर चौबे के साहित्यिक बांग्ला समाज ने मुझे एक दृष्टि दी, मुझे समृद्ध किया। भाई बांग्ला के बारे में कहा जाता है बांग्ला भाषा बांगली राशा, यानी कोई भाषा है उस समाज की आशा होती है। और रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर के बंकिम से लेकर शरद से लेकर के और आज और बीच में महाश्वेता देवी, सुभाष मुखोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय, जय गोस्वामी, तो इन सारे लोगों के साहित्य से मैं परिचित हुआ। कई लेखकों का मैंने अनुवाद भी किया। अनुवाद ही कई भाषाओं को निकट लाने का काम करता है। और बांग्ला साहित्य, कला और संस्कृति के साथ मैंने संवाद भी किया। 2003 से 2006 तक बांग्ला मासिक भाषा बंधन का मैं संपादक था। उस दौरान मैं उसमें एक स्तंभ भी लिखता था बांग्ला में, दूरबीन नाम से। भाषा बंधन में मेरे साथी संपादक थे अरविंद चतुर्वेद और प्रधान संपादक थे नवारुण भट्टाचार्य। तो उस मासिक पत्रिका में, अब बांग्ला मासिक का संपादन करना, मैं तो हिंदी पत्रकारिता से बांग्ला पत्रकारिता में गया था, तो भारतीय भाषाओं का साहित्य और ख़ासकर हिंदी साहित्य क्या बांग्ला में आए, इसका प्रयास हम लोग करते थे। फिर 2007 से 2012 तक महाश्वेता देवी के प्रधान संपादन में निकलने वाली बांग्ला त्रैमासिक पत्रिका वर्तिका का संपादक बना मैं। तो उसमें भी हम लोगों ने वैचारिक पत्रकारिता को मजबूत करने का भरसक यत्न किया। कई अंक निकले वर्तिका के भी, और हर अंक में हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। श्री कृपाशंकर चौबे एक बहुत वरिष्ठ और कुशल पत्रकार हैं। उनकी दृष्टि बड़ी पैनी है और वो समस्याओं पर जिन पर उनका लेखन होता है गंभीरतापूर्वक विचार करके ही अपने विचार व्यक्त करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी दूरदर्शिता ही उनका एक प्रकार से गुण है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर विभिन्न व्यक्तियों के बारे में अपने विचार समय समय पर व्यक्त किए हैं जो बहुमूल्य हैं। सिर्फ साहित्य, सिनेमा और कला का ही मामला नहीं है। वहाँ के जितने चित्रकार हैं बंगाल के, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो उन सब पर मैंने के.जी. सुब्रमण्यम शांति निकेतन में थे, और वहाँ से लेकर जोगिन चौधरी तक जितने कलाकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, उन पर मैंने लिखा। कला की दुनिया में भारत को जिन पर गर्व है, और लंबा निबंध है मेरा जो मीडिया, संस्कृति और समय में संकलित है। उसी तरह से बांग्ला रंगमंच के इतिहास पर एक लंबा लेख लिखा मैंने, वह भी मीडिया, संस्कृति, समय पुस्तक में संकलित है। मैंने बांग्ला की जो समकालीन कविता है उसकी संवेदना पर, उसकी काव्य संवेदना पर एक लंबा लेख लिखा, और उसमें टैगोर के बाद की कविता को किस तरह से एक नया रूप मिला, कैसे विषय वैविध्य आया, जय गोस्वामी तक की कविता। वहाँ एक प्रकाश के जादूगर हुए तापस सेन, उन पर मेरा निबंध है। मंच सज्जाकार खालिद चौधरी पर मैंने लिखा। तो बंगाल का जो समकालीन साहित्य, कला, संस्कृति जगत है उससे मेरी संवेदना जुड़ी हुई थी, और मेरे पास वो मंच भी थे। मैं जब सुनील गंगोपाध्याय से साक्षात्कार कर रहा था, या सौमित्र चटर्जी जो सत्यजीत राय के 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों के नायक, सत्यजीत राय की 1 दर्जन से अधिक फिल्मों के नायक सौमित्र चटर्जी से मिलना, वो वे महाश्वेता देवी के घर के पास ही रहते थे, जब तक उनसे मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी ने बांग्ला साहित्य को बहुत ही समृद्ध किया। कृपाशंकर जी का पत्रकारिता को विशिष्ट जन बहुत ही सम्मान दिया है, और साहित्य अकादमी उनको सम्मानित किया। साहित्यिक कवि सुनील गांगुली महाशय जी ने
ऐसा प्रशंसा भी किया कि कृपाशंकर हिंदी भाषा की दुनिया में बंगाल की दूत है। वितर्कित लेखिका तस्लीमा नसरीन जी अपना छोटा भाई माना है। तो तस्लीमा के लिए मैंने देखा कि किस तरह से बांग्ला समाज, बांग्ला का जो सांस्कृतिक समाज है, वो सड़कों पर उतर करके संघर्ष करता था। तस्लीमा के पूरे संघर्ष का एक तरह से मैं यात्री रहा। तो तस्लीमा पर भी मैंने किताब लिखी, नज़रबंद तस्लीमा। मेरी कुल कोशिश यह रही, जब मैं जनसत्ता में था, हिंदुस्तान में था, सहारा समय में था, 1.5 दशक से ज़्यादा की अवधि इन अखबारों में मैंने बिताई, तो उसमें मैंने संवाद किया, बांग्ला सांस्कृतिक जगत के साथ संवाद किया। हिंदी और बांग्ला के बीच आज की तारीख में किसी सेतु व्यक्ति की, विशेष करके जनसंचार के क्षेत्र में किसी सेतु व्यक्ति की बात की जाए तो कृपाशंकर चौबे जी के नाम की चर्चा होगी, क्योंकि ये दोनों ही भाषाओं के अखबारों में नियमित लिखते हैं। मैंने बंगाल के दलित आंदोलन को, बंगाल के अलावा पूर्वोत्तर के दलित आंदोलन को देखा और वहाँ के दलित साहित्य का खोज कर अध्ययन किया। बांग्ला में भी कोई किताब नहीं, ये किताब मैंने तैयार की, दलित आंदोलन और बांग्ला साहित्य। तो उसमें जो दलित काव्य है, दलित उपन्यास हैं, दलित आत्मकथाएं हैं, फिर पूर्वोत्तर का जो दलित साहित्य है, वहाँ का जो जनजातीय साहित्य है, उनका अध्ययन करने के बाद, सांगोपांग अध्ययन करने के बाद वह किताब मैंने तैयार की, दलित आंदोलन और बांग्ला साहित्य। कृपाशंकर चौबे हमारे समय के एक अत्यंत सजग पत्रकार और जनसंचार के विशेषज्ञ और आचार्य हैं। हम सोचते हैं कि बांग्ला में केवल सवर्ण साहित्य, ऐसी बात नहीं है। बांग्ला साहित्य में भी ये जो दलित आंदोलन है बहुत बड़ा आंदोलन है। तो उसके बारे में पहली बार ये किताब लिख करके आपने बड़ा योगदान किया है। मैं समझता हूँ इन सब का मूल्यांकन करना चाहिए। एक पत्रकार के रूप में आपका योगदान जो है उस पर विचार पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। मेरे लिए गौरव की बात है कि काशीनाथ सिंह जैसे विख्यात कथाकार, उन्होंने अपनी किताब रेहन परघु समर्पित की और समर्पित करते हुए मेरे भाषा सेतुबंधन के कार्यों की ही सराहना की। कृपाशंकर चौबे हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच एक सेतु का काम करते रहे। ख़ास तौर से महाश्वेता देवी और नवारुण भट्टाचार्य को एक बहुत बड़े पाठक समुदाय तक ले जाने का काम उन्होंने किया है। बांग्ला पत्रकारिता के दुर्लभतम और बहुत ही महत्वपूर्ण अंशों को हिंदी पाठकों से उन्होंने परिचित कराया। मैं समझता हूँ कि उनके इस योगदान के लिए हिंदी समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। बांग्ला का एक बड़ा दैनिक अखबार है संवाद प्रतिदिन, उसमें एक लेख आया मुझ पर, उसमें भी मेरे भाषा बंधन संबंधी कार्यों की सराहना हुई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी कुल जो साहित्यिक संवेदना है उसके केंद्र में केवल बंगाल है। भरसक मैंने पूर्वोत्तर पर भी काम किया। मैंने किताब ही संपादित की हिंदी और पूर्वोत्तर। जब मैं वर्धा में था उस वक्त भी मैंने ये समझा कि आपकी बहुत रुचि पत्रकारिता के इतिहास में और खास तौर पर जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो पत्रकारिता हो रही थी उसमें बहुत दिलचस्पी आपकी रहती है। राष्ट्र निर्माताओं की पत्रकारिता, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। कृपाशंकर चौबे जाने माने पत्रकार रहे हैं। प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे की पुस्तकें एक तरह से इतिहास, वर्तमान और भविष्य के पत्रकारों के लिए, प्रशिक्षणार्थियों के लिए और वो सब लोग जो पत्रकारिता में रुचि रखते हैं उनके लिए एक माइलस्टोन है। मेरा बचपन बलिया के चैन छपरा गांव में गुजरा, जहां मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी पहले कलकत्ता में अध्यापन करते थे और बाद में दुर्गापुर चले आए थे। श्री शिव दर्शन चौबे उनका नाम था और वे एक अच्छे शिक्षक के रूप में कलकत्ता से लेकर दुर्गापुर में ख्यात थे। दुर्गापुर में पिताजी के साथ मेरी माँ श्रीमती फुलकेश्वरी देवी रहती थी। मेरे बड़े भाई श्री प्रेम शंकर चौबे रहते थे। मेरे छोटे भाई रविशंकर चौबे रहते थे। मैं अपने बाबा श्री नागेश्वर चौबे और बड़े चाचा श्री जयकृष्ण चौबे, छोटे चाचा देवकृष्ण चौबे के साथ रहता था। दादी माँ मेरे साथ रहती थी। पास के गांव के प्राथमिक
विद्यालय में पहली से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई लिखाई हुई। मुझे याद है कि हम लोग ज़मीन पर बैठकर बोरा बिछाकर पढ़ते थे, पटरी पर लिखते थे भाटा से। पिताजी जब गर्मी की छुट्टियों में गांव आते थे तो बहुत अच्छा खाना बनता था। उसके पहले मकई का भात हम लोग खाते थे, जिसे जनेरा कहते हैं। लेकिन पिताजी जितने दिन रहते थे तो उनके लिए उसमें जो रिश्तेदारी से कोई आ जाता था तो उनके लिए चावल बनता था, और नहीं तो सब लोग वही जनेरा का भात और माठा यही चलता था, या जो गोजई की रोटी बनती थी। तो एक बार मैंने जिद की कि पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चले, मुझे वहीं पढ़ना है। तो पिताजी ले गए। दुर्गापुर के बी जोन MP बॉयज़ स्कूल में 6वीं में दाखिला हुआ। 6वीं से 10वीं तक की वहीं मेरी पढ़ाई हुई। उस समय पिताजी महिषकापुर रोड में रहते थे, 3/16 महिषकापुर रोड। लेकिन 10वीं पढ़ने के बाद फिर बलिया चला आया, और बलिया में लक्ष्मी राज देवी इंटर कॉलेज से मैंने ISC किया, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और हिंदी अंग्रेजी से। फिर और गांव से आता जाता था रोज़ बलिया। फिर ISC के बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BSc किया, और वहाँ मैं डेलीगेसी में रहता था। दारागंज में हम लोग निषाद लॉज में रहते थे, एक तरह से हॉस्टल लिए, प्राइवेट हॉस्टल। पिताजी पैसे भेजते थे हर महीने। तो ये मुझे याद है कि हर महीने हम लोग दारागंज पोस्ट ऑफिस में पहुँच जाते थे, पोस्टमैन से पूछने के लिए कि क्या मनी ऑर्डर आया है, क्योंकि वो सबको पैसा देना रहता था, वो मेस वाले को। अच्छा, दुकानदार भी बच्चों को उधार में खिला देते थे, सामान दे देते थे, लेकिन 1 महीने बाद तो फिर सबको देना पड़ता था। तो ये मुझे याद है कि सारे के सारे विद्यार्थी सुबह वो पोस्ट ऑफिस में ही मिलते थे कि उनका पैसा आया कि नहीं, उनका आया कि नहीं। इलाहाबाद में जब गया तो वहाँ मुझे साहित्य के बहुत करीब आने का मौका मिला। उसमें इलाहाबाद में महादेवी वर्मा रहती थी, राम कुमार वर्मा रहते थे, उपेंद्रनाथ हष्क रहते थे, और जगदीश गुप्त रहते थे। तो इलाहाबाद में एक बार BSc करने के दौरान मैंने देखा कि एक आयोजन में सभी बड़े साहित्यकार हैं, और सबको मैं पढ़ चुका था। तो वहाँ सबके निकट आने का मौका मिला, और फिर मैंने वहाँ उस समय नादर्न इंडिया पत्रिका के ब्यूरो चीफ थे SK दुबे, अंग्रेजी के बहुत बड़े पत्रकार। तो उनको मैंने एक पत्र लिखा, कैंपस फॉर स्टडी और स्लोगन। उन्होंने मेरी फ़ोटो के साथ उसे प्रकाशित कर दिया। तो मेरी लेखन में रुचि, BSc करने के दौरान ही मेरी लेखन में रुचि पैदा हो गई। मैं लिखने लगा, लिखने का पैसा भी मिलने लगा। SK दुबे मुझे बहुत मानने लगे थे। तो उन्होंने और कैलाश चंद्र मौर्य उसमें UNI के ब्यूरो चीफ थे, उनसे मैंने कहा कि मैं तो पत्रकार बनना चाहता हूँ। तो फिर मैं आज अखबार में चला गया शैक्षणिक उप संपादक बनकर 1985 में। 1985 से लेकर 1987 तक मैं आज अखबार में था, और उस दौरान अनेक लेखकों से लंबी लंबी बातचीत की, उनके साहित्य पर, उनके जीवन पर, जीवन संग्राम पर। और फिर साहित्यकारों से मेरी निकटता कायम होने लगी, और पूरी तैयारी के साथ मैं जाता था। फिर मैं 1987 में स्वतंत्र भारत बनारस में चला गया, जहाँ मुझे नामवर सिंह षष्ठ पूर्ति अभिनंदन समारोह को कवर करने का मौका मिला। उसमें देश भर के 80 लेखक पहुँचे थे, सारे लेखक थे। तो नामवर सिंह से मेरी निकटता वहाँ कायम हुई। उसमें बनारस में काशीनाथ सिंह रहते थे, उनसे निकटता कायम हुई, और विद्यानिवास मिश्र से निकटता कायम हुई, ठाकुर प्रसाद सिंह से निकटता कायम हुई। ठाकुर प्रसाद सिंह तो हमारे बाद में संपादक भी बन गए। फिर 1988 में स्वतंत्र भारत से मैं सनमार्ग कलकत्ता चला गया। एक आकर्षण यह था कि वहाँ दुर्गापुर में पिताजी थे, और बड़े भाई भी वही नौकरी करने लगे। उसी दौरान मैं मदर टेरेसा के संपर्क में आया, महाश्वेता देवी के संपर्क में आया, और फिर वहाँ से मैं प्रभात खबर में चला गया 1979 में उप समाचार संपादक बनकर, और बाद में दिल्ली में उसका मैं विशेष संवाददाता बनकर के गया। अच्छा, प्रभात खबर में रहते हुए देश भर के साहित्यकारों को मैंने उस अखबार से जोड़ा, और मेरी उस भूमिका की प्रशंसा हरिवंश ने कई बार की है, जो हरिवंश जी प्रधान संपादक थे। कृपाशंकर जी का मेरे जीवन में, मेरी जीवन यात्रा में बड़े नाजुक मोड़ों पर बड़ी सकारात्मक, ऊर्जावान और प्रेरक और बड़ी स्नेहपूर्ण भूमिका रही है। मेरे आत्मीय छोटे भाई हैं। 1989 में मैं जब रविवार छोड़ने का मानस बनाया
उसके बाद से जो नई चुनौती सामने आई, उससे अंधकार में छलांग लगाने में जिन मित्रों का, जिन छोटे भाइयों का सबसे मजबूत साहचर्य मिला, उनमें कृपाशंकर जी सबसे आगे हैं। और दिल्ली में उस समय चंद्रशेखर से मेरी बहुत निकटता थी, वे प्रधानमंत्री रह चुके थे। उसी दौरान राम बहादुर राय ने एक दिन बताया प्रेस गैलरी में ही, संसद में, कि जनसत्ता का विज्ञापन आया है, अगर आपकी इच्छा हो और कलकत्ता जाना चाहते हो तो अप्लाई कर दीजिए। मैंने अप्लाई किया, रिटन टेस्ट हुआ और लिखित परीक्षा में देश भर के लोग बैठे थे। मैं लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ और मैं उप संपादक बनकर 20 अक्टूबर 1991 को मैंने कलकत्ता जनसत्ता उप संपादक रूप में ज्वाइन किया। और प्रभात खबर के बाद जब मैं जनसत्ता में आया, जहां मैंने 11 वर्ष पत्रकारिता की, जनसत्ता में मैंने प्रभाष जोशी, राम बहादुर राय, अच्युतानंद मिश्र, राहुल देव, ओम थानवी, मंगलेश डबराल, अरुण कुमार त्रिपाठी, सुरेंद्र किशोर, शंभुनाथ शुक्ल, मनोहर नायक, राम बहादुर राय की तो बहुत ही अधिक आत्मीयता मिली। एक पत्रकार और प्रोफेसर में जितने सद्गुण होने चाहिए वे सब से श्री कृपाशंकर चौबे में हैं। मैं उनको बहुत रूप से जानता हूँ। हम लोग पड़ोस के हैं यही नहीं, बल्कि यह भी ये कई अभियानों में और खास करके जनसत्ता अखबार में साथ साथ हम लोगों ने काम किया है। कई बार प्रोफेसर लोग हो जाते हैं तो लिखने पढ़ने का, पढ़ाते तो हैं लेकिन लिखते कम हैं। कृपाशंकर चौबे की विशेषता यह है कि वे लिखाड़ करते हैं और जो लिखते हैं अच्छा लिखते हैं। उनकी कई किताबें हैं पत्रकारिता पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने एक मानक बनाया है। जब वे अखबार में थे तब भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और इस तरह से उनमें बहुत संभावनाएं हैं। जनसत्ता तो स्वर्णिम काल है मेरी पत्रकारिता के समूचे काल का। जनसत्ता ने मुझे एक राष्ट्रीय पहचान दी। विभिन्न मुद्दों पर मैं संपादकीय पृष्ठ पर मुख्य लेख लिखा करता था। प्रभाष जोशी के संपादन काल में सबसे ज़्यादा छपने वाले उप संपादकों में मैं ही था। वो एडिट पेज पर मुख्य लेख मेरा अक्सर आता था। जनसत्ता वार्षिक अंक के संपादन से जुड़ने का भी गौरव मिला मुझे अरविंद चतुर्वेद के साथ। और जनसत्ता में रहते हुए फिर मदर टेरेसा और महाश्वेता देवी से लेकर के बांग्ला के जितने बड़े लोग हैं, सुभाष मुखोपाध्याय, नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, उषा गांगुली, रुद्र प्रसाद सेनगुप्त, इन तमाम सारे लोगों से विभिन्न क्षेत्रों में, मान्ना डे, गौतम घोष, मृणाल सेन, सत्यजीत रे, इन सब से एक निकटता कायम हुई। इनसे लंबी लंबी मैंने बातचीत की। मैंने मदर टेरेसा के कार्य को, उनकी जो संस्था है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उन्होंने जिस तरह से बेसहारों की सेवा की, तो वहाँ उनके केंद्रों में रह करके और काफ़ी दिन रह करके मैंने जनसत्ता के लिए एक सीरीज लिखी जो बाद में पुस्तक रूप में छपी, करुणामूर्ति मदर टेरेसा। जनसत्ता में स्तंभ लिखती थी महाश्वेता देवी, तो महाश्वेता देवी से एक निकटता कायम हुई। फिर महाश्वेता देवी पर एक किताब मैंने लिखी, मोनोग्राफ, और वह किताब बांग्ला में भी मैंने लिखी, महा और निर्माण। फिर महाश्वेता देवी की जो एक्टिविस्ट राइटिंग है, परिवर्तनकामी आलेख, उसका अनुवाद मैंने किया, संपादन किया। मैं जो देखती हूँ आधार प्रकाशन से उसका प्रकाशन हुआ। महाश्वेता देवी के जितने साक्षात्कार प्रकाशित हुए 5 दशकों के दौरान, उन सब का संकलन, अनुवाद कराना, संपादित करना, वह महाश्वेता संवाद शीर्षक से वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि वो मुझे पुत्रवत स्नेह देती थी, बल्कि पुत्र से भी ज़्यादा। और उन्होंने कई लेख लिखे। बांग्ला दैनिक स्टेट्समैन में उनके 2-3 लेख छपे। और एक मेरी किताब की उन्होंने समीक्षा की। और बाद में उन्होंने भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों से मेरा जो पत्र व्यवहार होता था, उसकी जब किताब आई चलकर आए शब्द, तो उसकी भूमिका महाश्वेता देवी ने लिखी। फिर मृणाल सेन पर एक किताब लिखी। उनकी सारी फिल्में मैंने उनके साथ ही बैठकर सिनेमा घर में उनकी फिल्में देखना, उनकी समीक्षा करना, फिर उनसे लंबी बातचीत करना, उनके समकालीन फिल्मकारों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों से मिलना, तो मृणाल सेन का छायालोक वह किताब संभव हुई। 2003 में सहारा समय में चला आया।
और जब सहारा समय में गया तो उसके तो संपादकीय सलाहकार नामवर सिंह ही थे। वहाँ कुमार आनंद थे, मंगलेश डबराल थे, मनोहर नायक थे, 3 खंड उसके छपते थे। तो ये भी है कि मुझे हिंदी पत्रकारिता के जो शीर्ष पुरुष थे उनके साथ काम करने का मौका मिला। साहित्यकारों से संबंध मेरा बना रहा। अखबार भले मैंने बदले, स्थान भले मैंने बदले, लेकिन पत्र व्यवहार जारी रहा। वो चाहे बनारस के साहित्यकार हों, चाहे इलाहाबाद के हों या दूसरे हिस्से के साहित्यकार हों। तो विख्यात साहित्यकारों के साथ बातचीत के 2 संकलन निकले। वाणी प्रकाशन से उसका प्रकाशन हुआ है। संवाद चलता रहे साक्षात्कारों की पहली पुस्तक है। उसमें श्याम नारायण पांडे, राम कुमार वर्मा से लेकर के और चंद्रवली सिंह तक की बातचीत संकलित है। उसका दूसरा खंड आया रंग, स्वर और शब्द, और उसमें भारत के जो विख्यात शिल्पी हैं, साहित्य शिल्पी हैं, संस्कृत के अध्येता हैं, संगीतकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनसे बातचीत संकलित है। इसीलिए उसका शीर्षक दिया था रंग, स्वर और शब्द। इसके अलावा जो जनसत्ता में बंगाल और पूर्वोत्तर और अन्य हिस्सों पर साहित्य, कला, संस्कृति के सवालों पर जो जनसत्ता मुख्य लेख मेरे छपे थे, वह किताब छपी समाज, संस्कृति और समय प्रकाशन संस्थान से। और साहित्यकारों के जो पत्र थे रहे हैं मेरे नाम, वह राजकमल प्रकाशन से उसकी किताब आई चलकर आए शब्द। मेरे नाम जो पत्र हैं विख्यात लेखकों के, उपेंद्रनाथ अश्क हों, जगदीश गुप्त हों, अमृत राय हों, राम कुमार वर्मा, काशीनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, तो इनकी यह भी संकलित है चलकर आए शब्द पुस्तक में। महामहिम जी का सम्मान करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी। चौबे जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि वो गंभीर व्यक्ति हैं, गंभीर उनका लेखन है और उनके विचार भी गंभीर हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस गहराई से और जिस पैनेपन से वो अपनी कलम चलाते हैं और लिखते हैं, विचारों की अभिव्यक्त करते हैं, वो सामान्य नहीं है, वो असाधारण प्रतिभा के धनी है। एक पत्रकार के रूप में उनका विशेष स्थान है, स्तंभकार के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। 2006 में मैं हिंदुस्तान में चला आया। मृणाल पांडे के प्रधान संपादक थी उस समय। पहले तो प्रमुख संवाददाता था और जब विशेष संवाददाता बन गया था बाद में 2009 में। जनसत्ता में रहते हुए ही परमानंद श्रीवास्तव जो हिंदी के बड़े आलोचक थे, वे वर्धमान विश्वविद्यालय आए। तो उन्होंने कहा कि एक दिन मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुमको तो एमए कर लेना चाहिए, तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी है। तो फिर एमए मैंने किया वर्धमान विश्वविद्यालय से। फिर मैंने पीएचडी की हिंदी पत्रकारिता, परिवर्तन और प्रवृत्तियाँ विषय पर। पीएचडी होने के बाद मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध एक महाविद्यालय है, श्री शिक्षायतन कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज है, वहाँ मैं अतिथि अध्यापक था, विजिटिंग प्रोफेसर था। और वहाँ तब तक विजिटिंग प्रोफेसर रहा जब तक कि वर्धा में नहीं आया। आईसीसीआर वाली फाइल आई जरा, जो जी आईसीसीआर अवार्ड। जी सर। 2009 में मैं वर्धा आया। उस समय विभूति नारायण राय जी यहाँ के कुलपति थे। तो वे हिंदी की तमाम मेधाओं को जोड़ रहे थे और उसी क्रम में उनको लगा कि नहीं, मेरी भी उपयोगिता हो सकती है। तो मैं यहाँ जनसंचार विभाग में अध्यापक बनकर आ गया। महोदय, मैं आपके समक्ष मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ की वर्धा आने के बाद मुझे एक नया परिवेश मिला और एक नई चुनौती भी थी कि किस तरह से हम अपने विद्यार्थियों के अंदर शोध वृत्ति जगाएं, अनुसंधान के लिए प्रेरित करें, अनुसंधान के विषय कितने नए हों, और दूसरी तरफ कैसे विद्यार्थियों को अखबार निकालना सिखाया जाए, कैसे वो रेडियो बुलेटिन तैयार करें, टेलीविज़न बुलेटिन तैयार करें, और जनसंचार की जितनी सारी शैलियां हैं उनसे अपने आप को अद्यतन रखें। यह चुनौती थी। प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी के पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पत्रकारिता का व्यावहारिक ज्ञान होने के कारण मीडिया शिक्षण में उसका उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण अकादमिक योग है उनका। अछूते विषयों पर मीडिया शोध कराया है उन्होंने
विद्यार्थियों में भाषा का संस्कार विकसित किया है उन्होंने, पत्रकारिता की नई पीढ़ी तैयार की है और पत्रकारिता के नैतिक मापदंडों को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है उनका। लगातार सर की किताबें आ रही है, उनके जगह जगह वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, नए नए विषयों पर वो लगातार बोल रहे हैं, यूट्यूब चैनल है उनका। ये सारी चीज़ें देखकर हमें भी लगता है कि हम लोगों को भी स्थिरता का जीवन ना व्यतीत करके एक ऐसे जीवन की ओर लगातार हम लोग भी अग्रसर रहें जहाँ कुछ जीवंतता दिखे, नयापन दिखे और हम भी समाज के लिए कुछ योगदान दे सके। तो जिस तरह से पत्रकारिता में मुझे शीर्ष लोग मिले, विख्यात लोग मिले जिनके साथ काम करने का मुझे गौरव मिला, उसी तरह से अनेक ऐसे जीवन के दूसरे क्षेत्रों के जो विख्यात लोग हैं, मदर टेरेसा को मैंने देखा कि किस तरह से गांधी से प्रेरित होकर के वे काम कर रही हैं। बाबा आमटे से भी जीवन में मुझे मिलने का मौका मिला और गांधी के नाम पर तो यह विश्वविद्यालय है, उसमें भी काम करने का, और गांधी के समूचे चिंतन से, खास तौर पर उनकी पत्रकारिता से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। गांधी की पत्रकारिता पूर्णतः सत्य पर आधारित थी। 20 के दशक में, जिसे गांधी युग कहा जाता है, तो उस समय भी समूची भारतीय मनीषा को उन्होंने प्रभावित किया था। गांधी के जीवन से, उनके दर्शन से और उनकी पत्रकारिता से मैं बहुत प्रभावित रहा और मैंने जो 25 वर्षों तक पत्रकारिता की, तो मैंने भी उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश की। बाबा साहब के पत्रकारी लेखन से प्रेरित होकर के ही मैंने दलित साहित्य का अध्ययन किया, उस विचार कोण से किया। नित्य यह मेरा यत्न होता है कि मैं कैसे अपने समान धर्मा लोगों को, उस पिछड़े हुए, उस समाज से आने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों के प्रति संवेदनशील बना सकूं। कम लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता के फील्ड, पत्रकारिता के प्रोफेशन, पत्रकारिता शिक्षण और जो व्यावसायिक पत्रकारिता है उससे जुड़े हुए हों। कृपाशंकर चौबे जी का व्यक्तित्व इन्हीं का मिश्रण है। पत्रकारिता मेरे लिए हिंदी की सेवा का एक माध्यम था, इसलिए भरसक मैंने कोशिश की कि किस तरह से हिंदी दूसरे भाषिक समुदायों से अपने साहित्यिक संबंध जोड़े, एक सहकार संबंध कायम हो, भारतीय भाषाएं निकट आएँ। और उससे जो मेरी एक पहचान बनी, राष्ट्रीय पहचान बनी, तो बाद में जब मैं अकादमिक क्षेत्र में आ गया तब भी विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा मुझसे लिखने का आग्रह किया जाता रहा और बाद में मैं स्तंभकार भी बना। मैंने सन्मार्ग के लिए लगातार स्तंभ लेखन किया, कई वर्ष तक वो चला। और अभी भी मैं दैनिक जागरण, लोकमत समाचार, जन संदेश टाइम्स जैसे समाचार पत्रों के लिए स्तंभ लेखन करता हूँ, राजस्थान पत्रिका के लिए